और आज का मुद्दा है क्या, जिसका शीर्षक तो मैं खुलासा कर देता हूं, गढ़ का महासंग्राम, क्या होगा अंजाम। लेकिन अंजाम जानने के पहले ये पैकेज, ये रिपोर्ट देखिए जो आज का मुद्दा के लिए तैयार है। तो पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर अंजाम की बात। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। लगातार सुर्खियों में चल रही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में सोमवार को सियासी पारा अचानक से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। जब खबर आई कि कमलनाथ के घर पर पुलिस पहुंची है, बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर पुलिस पहुंची। कथित फर्जी वीडियो के मामले में पुलिस कमलनाथ के निजी सचिव आर के मिगलानी से पूछताछ करने पहुंची। आज पूरा षड्यंत्र रच करके ये लोग मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे नकुलनाथ आपका बेटा है, मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूं। मैं लड़ रहा हूं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर के। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। पुलिस कमलनाथ के घर पहुंची तो बीजेपी फिर हमला बोलने मैदान में आ गई। प्रहलाद पटेल ने हमला बोलते हुए कहा कि धनबल के दम पर कमलनाथ चुनाव जीतना चाहते हैं। धनबल के दम पर परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं और मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी कहूंगा और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, ये अंतिम दिनों की लड़ाई सिर्फ पैसे की लड़ाई है और कमलनाथ को पहले ही मतदान के पहले इस भ्रष्ट आचरण से रोकने के लिए प्राणपण से जुटना चाहिए। नाथ के गढ़ को जीतने बीजेपी साम दाम दंड भेद सहित हर रणनीति पर काम कर रही है। कमलनाथ के घर पुलिस पहुंचने से पहले पांडुना विधायक नीलेश उइके के घर पुलिस और आबकारी विभाग के छापे की खबर आई तो पीसीसी चीफ ने हमला बोला। इससे पहले नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ छिंदवाड़ा को दूसरा बिहार न बनने देने की इमोशनल अपील कर चुकी हैं। अब एक बार और प्रूव हो गया ये बात। नीलेश ने बोला कि मुझे कहा गया कि अगर बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो इस तरीके से डराएं धमकाएं। तो ये क्या मैसेज है भाई? ये हताशा और निराशा। 3 बहनें हमारे पास आई और उन्होंने हाथ जोड़ा और उन्होंने मुझसे कहा, दीदी आप कृपया करके कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को कहना कि हमारी उनसे विनती है, हमारे छिंदवाड़ा जिले को अगला बिहार और उत्तर प्रदेश ना बनने दे, हमें बहुत डर है। बीजेपी एग्रेसिव अंदाज में कमलनाथ का किला जीतने कैंपेनिंग कर रही है, जिसके जवाब में पूरा नाथ परिवार छिंदवाड़ा में इमोशनल कैंपेन कर रहा है। अब देखना होगा कि एग्रेसिव राजनीति मुकाम तक पहुंचती है या भावनात्मक रिश्ता नतीजे में तब्दील होता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। हमारा आज का मुद्दा है गढ़ का महासंग्राम, क्या होगा अंजाम। तो छिंदवाड़ा की ये जो लड़ाई है, छिंदवाड़ा की ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरणों में है, जैसा हम कह रहे हैं आपसे, अंजाम की तरफ है। और पूरे ट्विस्ट एंड टर्न, जिस तरह से किसी सिनेमा, बहुत ही रोमांचक सिनेमा में आपको नजर आते हैं, दिलीप कुमार और राजकुमार साहब की फिल्म याद कर लीजिए, कुछ उस तरह का मंजर है कि हमारे घर पुलिस भेजी है, इसका जवाब हम जरूर देंगे। अरे तो पुलिस क्यों नहीं आएगी कमलनाथ जी, जब कुछ गड़बड़ होगा तो पुलिस जरूर आएगी। कुछ इस तरह के डायलॉग ऐसा लगता है कि फिजाओं में तैर रहे हैं। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया। क्यों बन गया है ये बीजेपी बताएगी। कांग्रेस तो उसको झेल रही है ऐसा लगता है, लेकिन झेलना इसलिए भी पड़ेगा कि 45 साल से सिर्फ 97 को छोड़ दें तो इस गढ़ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहराया। और बीजेपी जानती है कि दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम, अगर अभी कर लिया तो कर लिया। पहले बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी की रणनीति जो चल रही है वो छिंदवाड़ा फतेह कर पाएगी? सवाल। दूसरा सवाल, क्या नाथ परिवार का इमोशनल कार्ड विनिंग फैक्टर साबित होगा? सवाल नंबर 3, क्या छिंदवाड़ा में दोनों तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? एक तरफ से एग्रेसिव कार्ड, वो भी विक्टिम कार्ड ही माना जाता है।
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। तो हमारे साथ है राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं मनीष त्रिपाठी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। और साथ ही हमारे साथ रहेंगे अब्बास हफीज़ साहब, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और युवा नेता हैं, प्रॉमिसिंग लीडर हैं। और छिंदवाड़ा में जिस तरह का डेवलपमेंट है उसको लेकर आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर भी एंग्शियस मूवमेंट कहूँ या विचार की मुद्रा कहूँ तो वो ज़्यादा ठीक है। चिंता तो वो पालते नहीं है ज़्यादा, होना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी विपक्ष को ज़्यादा चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुला खेल फर्रुखाबादी खेलना उसका अधिकार है। तो सबसे पहले मनीष जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। पहले मुझे ज़रा समझाइए कि ये जो कुछ आज हमने हाई प्रोफाइल एक पॉलिटिकल ड्रामा कहें उसको, या कुछ हो सकता है कि कुछ उसके पीछे ऐसी भी चीज़ें हों कि पुलिस को जाना ज़रूरी हो, लेकिन कमलनाथ जी के घर 45 सालों के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब हमने देखा है कि पुलिस वहाँ पहुँची है। क्या लग रहा है आपको, किधर जा रहा है? अब 19 को इलेक्शन है, उसके पहले इस तरह की हाई प्रोफाइल चीज़ें कैसे देखते हैं आप? छिंदवाड़ा को बराबर आप वॉच भी कर रहे हैं जी। शरद जी, छिंदवाड़ा की जो लड़ाई है उसको बीजेपी ने नाक का सवाल बनाया हुआ है। सारे बड़े नेता छिंदवाड़ा के मैदान में उतरे हुए हैं। कल अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे वो। मतलब हर तरीके से बीजेपी, जो हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो 29-0 स्कोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस एग्रेशन के साथ बीजेपी छिंदवाड़ा के मैदान में खेल रही है, उससे एक मतलब कमलनाथ परिवार उसके जवाब में इमोशनल कार्ड खेल रहा है खुलकर। मतलब पिछले लगभग 10 दिन से मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार की तरफ से एक भी बात डायरेक्टली बीजेपी पर हमले की नहीं हुई है। पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधों, इमोशनल कार्ड की बात कर रहा है छिंदवाड़ा में। वो बीजेपी पर ना तो कोई आरोप लगाते दिख रहे हैं पिछले कुछ दिन से, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपने काम बता रहे हैं और आगे भविष्य के सपने दिखा रहे हैं कि वो आएंगे तो और जो बाकी है वो क्या क्या करेंगे। और वहीं बीजेपी जो है वो लगातार जबरदस्त एग्रेशन के साथ कितने सारे नेताओं को उन्होंने, कमलनाथ के करीबियों को तोड़ा, बीजेपी में ले आए। बिल्कुल। उसके बाद लगातार हमले जारी हैं नाथ परिवार पर। तो मुझे एक चीज जो समझ में आ रही कि कभी कभी ओवर एग्रेशन जो होता है बैकफायर भी करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 19 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें बीजेपी का ये ओवर एग्रेशन बैकफायर कर जाए। एक सवाल आपने खड़ा किया, लेकिन आपने ये बात सही कही कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और उनका परिवार कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जैसे मुंह सिल लिया है। और वो आपको याद होगा 80 के दशक की एक चर्चित फिल्म थी, मैं साहब फिल्में बहुत देखता हूँ तो फिल्म के रेफरेंसेस आ ही जाते हैं। तो हमसे का भूल हुई जो ही सजा हमका मिली, मतलब कुछ यही अंदाज है कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा में कि भैया हमने क्या कर दिया है, आप बताओ ना भैया, हमने तो विकास किया है, हमने तो ये किया, आप देखते हैं इसका असर क्या आता है। राजपाल जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। कुछ यही कार्ड लेके कमलनाथ जी, प्रियानाथ जी जा रहे हैं। अब देखिए वो कह रही बिहार ना बना दे भैया, ऐसा ना हो बीजेपी यानी इतनी ताकतवर है, क्योंकि ताकत के साथ बैकफायर होने की आशंका बनी रहती। राजपाल जी, आप जानते हैं कि अगर किसी बड़ी गाड़ी से साइकिल वाला टकराता है तो कोई नहीं देखता साइकिल वाले की गलती क्या है। कमलनाथ जी और उनका पूरा परिवार कुछ इसी कार्ड को लेके आगे बढ़ रहा है, आपको संभल के चलना होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय करा है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के मर्यादा का पालन होते हुए हो। और आज भी हमारे उम्मीदवार ने जो मांग करी वो यही तो मांग करी है कि जिस प्रकार से भ्रष्ट आचरण करके चुनाव को दूषित करने का काम किया जा रहा है उसे रोका जाए। इसी बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन देने का काम एसपी ने किया। और देखिए, ये जो छिंदवाड़ा, ये गढ़ का महासंग्राम हम लिख रहे हैं, ये गढ़ नहीं हुआ, वास्तविक में गड़बड़ का मामला रहा अभी तक का। 45 साल का अगर वहाँ का इतिहास उठा के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अभी आप कह रहे थे कि पहली बार पुलिस जो है वहाँ उनके आवास निवास तक पहुँचने, वहाँ एक तरफा उनका जो है अपने मन माफिक उन्होंने उसको चलाने का काम किया। और वास्तविक में वहाँ कहीं ना कहीं हम कमजोर रहे होंगे जब भी वो अपनी मनमाफिक अपने हिसाब से पूरा सब चलाते रहे। परंतु आज परिस्थितियां जो है पारदर्शिता से है, आज चुनाव आयोग सख्त है, आज कहीं न कहीं प्रशासनिक जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। कहीं न कहीं आप लोगों के कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, मीडिया सारी चीज़ें देख रहा है, ट्रांसपेरेंसी हुई है।
तो ये जो गड़बड़ है वहाँ का, अभी मोहन यादव जी भी 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि छिंदवाड़ा गढ़ नहीं है, सब गड़बड़ है, और वो गड़बड़ियाँ पकड़ने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने की अपील अभी प्रहलाद पटेल साहब भी कर रहे थे, स्क्रीन पे हम देख रहे थे कि ये जो समय है अब, आज तारीख 15 है, 17 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कल का दिन है, परसों का दिन है, आज की रात है, उसके बाद में 19 को चुनाव है। ठीक उसके पहले जिस प्रकार से धन बल का उपयोग होने का काम, और ये तमाम हमको आशंका है, और ये आशंका हमारी इन घटनाओं से निर्मूल साबित नहीं हो रही है, सबूत मिल रहे हैं इस बात के कि जो हमारी आशंका है निराधार नहीं है। वास्तविक में इस प्रकार का होगा, वहां अभी और भी होगा, और वो लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आखिरी शस्त्र, उनके पास जो है वो शस्त्र यही है कि वो अपनी तिजोरी खोलेंगे। दोनों सेठ है, कमलनाथ जी भी सेठ है, नकुल सेठ है, ये सेठ लोग अपनी तिजोरी खोलेंगे। पर जनता अब उनके बहकाव में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वहां का जो विकास हुआ है। मैं लौटता हूँ तेजी से लौटूंगा एक राउंड और की तरफ। अब्बास हफीज साहब, एक तरफ ये गीत है कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से कि हमसे क्या भूल हुई, क्या गलती कर दी, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सॉन्ग ये है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था शरद जी, मेरे साथी राजपाल जी को। मुझे लगता है अगर ये बीजेपी की लाइन है तो ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल है बीजेपी का। जो बीजेपी की 2 दशक की सरकार है, और ये कहा जा रहा है कि आज तक वहां पर ये सब चलता रहा और कभी पुलिस की हिम्मत नहीं और पुलिस नहीं पहुंची, ये सब नहीं हुआ। मतलब शिवराज जी पे निशाना है, कमजोर सरकार चला रहे थे शिवराज जी, और गोलमाल और गड़बड़ सब चल रही थी। तो ये एक बड़ा विषय है। खैर मोहन यादव जी तो यही कर रहे हैं, और शायद प्रवक्ता भी इसी लाइन पे चल गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि धन बल सेठ लोग हैं, तो क्या अमित शाह जी भी आखिरी रात वहां गुजारने के लिए यही सब करने आने वाले हैं? राजपाल जी बताएंगे, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो जाएगी। ये सारी चीजें बीजेपी की बौखलाहट है। शरद जी, वहां चुनाव हार रही है बीजेपी। बंटी साहू जी जिस वीडियो को वायरल करने की शिकायत करने गए हैं, हम नहीं कह रहे कि उनके आरोप सही हैं, वो वीडियो ऐसा क्या है जो इतनी छटपटाहट है? मुझे लगता है कि उस वीडियो में कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। और बड़ी अजीब सी बात है, मैं सुबह से चर्चा कर रहा हूँ मीडिया के साथियों से भी, एक वीडियो की शिकायत के ऊपर, जिस वीडियो को 10 सेकंड में समझा नहीं जा सकता कौन क्या कह रहा है, कौन किसके संदर्भ में क्या बात कर रहा है, पुलिस वहां पहुंच जाती है कांग्रेस के एक सबसे बड़े लीडर के घर पे। लेकिन सबसे बड़े नेता बीजेपी के उनमें से एक नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके वीडियोज पे वीडियोज वायरल होते हैं, लाखों करोड़ों की चर्चा हो रही होती है भ्रष्टाचार की। आज तक मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंची उनके घर पे। ये किस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हैं? क्या कार्रवाइयां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप जब लगेंगे तब होंगी, और सच्चे सच्चे साक्ष्य जब होंगे बीजेपी के नेताओं के तब भी कार्रवाई नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है, और जनता ये देख रही है। जो आज किया है बीजेपी की सरकार ने अपने प्रशासन से, जो करवाया है, इससे और वहां पे जनमानस कमलनाथ जी की तरफ गया है, और कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर वहां बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, और ये 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो हमें बताएंगे। लेकिन जी, कुछ देर पहले जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें 2 बातें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि ये कहा हमने रिपोर्ट में कि इमोशनल कार्ड वर्सेस बीजेपी का भी कार्ड, जो एग्रेसिव कार्ड कह लीजिए। लेकिन हमने देखा कि 15 दिन पहले तक बीजेपी की लाइन वही थी जो सिसोदिया साहब की लाइन रही वहाँ, कि भैया गड़बड़ है, हेलीकॉप्टर उधर है, धनबल उधर है, पैसा उधर है, सारी सुविधाएं उधर हैं, बाकी लोगों के पास क्या है? और कहीं बाहरी का मुद्दा भी उछालने की कोशिश हुई। लेकिन अचानक चुनाव बदलता है और कमलनाथ जी या उनकी टीम को, नकुलनाथ जी की टीम को मौका मिलता है कि ये इमोशनल कहीं गुंजाइश हम तलाश सकते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स जो भिड़े हैं, पहले बीजेपी का कार्ड था कि धनबल संपन्न, और अब बीजेपी का कार्ड है गड़बड़ संपन्न। कैसे देखते हैं इसको? शरद जी, जो बीजेपी और कांग्रेस का कार्ड है वो दोनों अपनी जगह है, लेकिन 45 साल का जो रिश्ता है उसको भुनाने की कोशिश कमलनाथ का परिवार लगातार कर रहा है। और बीजेपी तो शुरू से, जब से मैं चुनाव देख रहा हूं, इस बार तो ठीक है, इसके पहले भी कमलनाथ और उनके विकास को लेकर सवाल खड़े करती रही है बीजेपी हमेशा से। और लेकिन उसके जवाब में कमलनाथ हमेशा ये कहते रहे हैं कि छिंदवाड़ा जब उनके हाथ में आया था
80 के दशक में, तब कैसा था और आज का छिंदवाड़ा देख लीजिए, कुछ नहीं था और आज छिंदवाड़ा कहाँ है। ये कमलनाथ का वर्जन रहा है हमेशा। लेकिन ये जो दोनों कार्ड खेल रहे हैं, अब इसमें फैसला तो जनता को करना है, जो 19 तारीख को वोटिंग में हो जाएगा। लेकिन इसमें इस बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अमित शाह जो आ रहे हैं और उन्होंने, वो रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनके पास अच्छे खासे इनपुट्स हैं, उनको उम्मीद है, तभी शायद वो कदम रखने वाले हैं छिंदवाड़ा में। क्योंकि इससे पहले अमित शाह कभी छिंदवाड़ा में चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि इनपुट्स उनके पास हैं और उनके ख़ास जो चुनावी रणनीति के एक मैं कह लूँ कि सहयोगी हैं, कैलाश विजयवर्गीय, इस बार छिंदवाड़ा का मोर्चा वही संभाल रखा है और वो 100% की बात भी नहीं कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा 200% जीत रहे हैं हम छिंदवाड़ा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आऊँ आपकी तरफ सिसोदिया साहब, 200% की बात है। अब जैसा मनीष जी ने कहा कि अब तो खुद अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो क्या माने कि इस बार छिंदवाड़ा में आप बिल्कुल तैयार हैं कुछ बड़ा उलटफेर करने के लिए? निश्चित तौर पर हमने जो वहाँ काम किया है उसके आधार पे हम वहाँ पे हैं। अभी 80 के दशक की बात हो रही थी, तो 1980 से 2003 तक का विकास देखें छिंदवाड़ा का, और 2003 में जब शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जी, फिर बाबूलाल जी और फिर शिवराज जी के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है हमारी, जो अभी तक कंटिन्यू है, तो इस बीच का, और फिर उसके बाद में 2014 से केंद्र में भी हम जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं, तो उसके बाद का विकास, 2003 के विकास छिंदवाड़ा का और 2003 के पहले का विकास, जबकि कमलनाथ जी पावर में थे, मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री थे, उस दौर का विकास और आज के विकास में देखेंगे तो छिंदवाड़ा की जनता ये निर्णय कर रही कि वास्तविक में कमलनाथ जी भले अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा ले, परंतु ये विकास जो कार्य हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार हमने किए हैं। 2003 के बाद के विकास कार्य है, 2003 के बाद का छिंदवाड़ा अलग नया छिंदवाड़ा है। तो सरकार हमारी, केंद्र की सरकार हमारी, राशि हम दे रहे हैं, योजनाएं हम भेज रहे हैं, और कमलनाथ जी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा के कह रहे हैं कि साहब ये मैंने किया। तो ठीक है, जनता समझ रही है, वहाँ की जनता निर्णय कर देगी 19 तारीख के दिन की विकास किसने किया। गरीब कल्याण की योजनाएं अगर छिंदवाड़ा में है तो तमाम योजनाएं हमारी सरकारों के माध्यम से वहाँ पर चल रही है। आज गरीब कल्याण के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमने वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया और उस प्रयास में हमको सफलता भी मिली। इसीलिए विश्वास बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास भरोसा बढ़ रहा है और मोदी की गारंटी वहाँ पर जो है चलने का काम हो रहा है। और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कमलनाथ जी जो गड़बड़ झाला चुनाव में करते थे वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सख्त नजरें हैं, ताकत से हमारा कार्यकर्ता फील्ड में लगा हुआ है और उनके जो इस प्रकार के कार्य करने वाले जो लोग हैं वो भी सब अब जो है समझ चुके हैं कि अब कमलनाथ जी बचा नहीं पाएंगे। ये भी एक लेकिन ये भी लाइन है राजपाल जी, आप बहुत सीजन्ड मैं समझता हूँ प्रवक्ता के नाते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग भी सुनना चाहते हैं। कमलनाथ जी 45 साल वहाँ रहे हैं, 8 केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ, सड़कों का मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क है छिंदवाड़ा और उसके आसपास। लोग ये भी सुनना चाहते हैं, शायद आप ये कहेंगे तब भी लोगों को अच्छा लगेगा कि हम उनसे भी बेहतर विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे। कैलाश जी ने ये चीज़ अडॉप्ट भी की कि इंदौर देखिए हमारा, ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा ही है साहब, इंदौर भी बहुत बढ़िया मॉडल है। तो कुछ ये चीजें भी रखिए, नहीं तो उससे फिर कहीं ऐसा ना हो सहानुभूति फैक्टर कमलनाथ जी की तरफ चला गया। तौर पर जो हम देख हमारी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आज वहाँ दिख रहा है वो भी हमारी सरकार की बदौलत है और आने वाले समय में तो निश्चित तौर पर करेंगे ही, जब हमारे जनप्रतिनिधियों बेहतर मॉडल करिए। छिंदवाड़ा की जनता को बताइए कि साहब हम भी मैदान में हैं, हम पर भी तो हुजूर भरोसा करिए जनाबे आली मतदाता, हम भी तो कतार में खड़े हैं आपके साथ। आपने कमलनाथ जी को बार बार देखा, अब एक बार देख लीजिए बीजेपी को, हम भी बताते हैं छिंदवाड़ा को लेकर हमारा मॉडल क्या है। चलिए मैं अब्बास हफीज साहब की तरफ आता हूं जी। पहली बार कोई व्यक्ति, वहां का स्थानीय व्यक्ति जो जीत के नजदीक पहुंच रहा है, ये आपका नारा है वहां। अब्बास हफीज साहब, सुनी बातें आपने राजपाल जी की, तमाम चीजें उन्होंने कही, उसके पहले हमारे विश्लेषक मनीष जी की बात भी आपने सुनी कि अमित शाह जी का आना ये बताता है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की पूरी तैयारी बीजेपी की है जी। अमित शाह जी का आना ये मेरी नजरों में तो ये बताता है कि बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, उनके पास ये इनपुट है, तो वो कुछ सुधार के लिए आना चाहते होंगे यहाँ पे। लेकिन मैं सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद था शरद जी, जो राजपाल जी या तो छिंदवाड़ा गए नहीं है और या अभी ही गए हैं, पहले नहीं गए थे। आपका भी दौरा हुआ है, हम सब वहां गए हैं, और जो विकास छिंदवाड़ा का कमलनाथ जी के केंद्रीय राजनीति में रहते हुए हुआ है, उससे तो बीजेपी के नेता भी वहां परिचित हैं। और रही बात, अगर बीजेपी की सरकार विकास कर रही होती राजपाल जी, तो छिंदवाड़ा की जगह पे मंडला
और डिंडोरी का विकास हुआ होता, और अगर कमलनाथ जी हमारे सांसद नहीं होते तो जो हाल आपने मंडला और डिंडोरी का करके रखा है ना, वही छिंदवाड़ा का हाल होता। मंडला और डिंडोरी के बराबर शहर बना होता छिंदवाड़ा, और वहां भी अवसर नहीं मिल रहे होते आपकी सरकार की नाकामी में। अगर कमलनाथ जी नहीं होते तो आज छिंदवाड़ा के पास इतने सारे प्लांट्स नहीं होते, छिंदवाड़ा के पास रोजगार नहीं होता। ये तो खैर एक अलग विषय है। विषय यह है कि आप जिस तरह से आज चुनौती दे रहे हैं लोकतंत्र में, उसका हम स्वागत करते हैं। आप लोकल की बात करते हैं, क्या 45 साल में भी कोई लोकल नहीं होता है? क्या 45 साल में भी व्यक्ति बाहर ही रहता है? हम हर नेता का देखेंगे, आपके तो हर नेता को आपने किसी और सीट से लड़ाया हुआ है। सागर के नेता है, टीकमगढ़ से सांसद है, ऐसे कई जगह के ऊपर है। तो ये सारी चर्चा शायद बहुत अब दूर रह गई है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि विकास किसने किया है, विकास के नाम पे ठगा किसने है। जनता बड़ी जागरूक है, जनता उस जागरूकता के साथ ही मतदान करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि छिंदवाड़ा की जनता क्या, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीट्स के ऊपर जनता गलती नहीं करेगी। छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में हम हर तरह से लागू करने के लिए तैयार हैं। मनीष जी, कंक्लूड करते हुए बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें और जिस तरह की परिस्थितियां हम वहां देख रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप एक बेहतर मॉडल वहां प्रस्तुत करके ये बताने की कोशिश करें कि साहब हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं। और एक थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन आदर्श की बात होनी ज़रूर चाहिए कि कहीं कोई कैसा भी काम हुआ हो, मेरी शुभकामनाएं राजपाल जी को भी हैं कि कल ये भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। तो क्या कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को ख़राब करने के लिए काम करता है? 5 साल बेहतर करने के लिए ही करता है। कई बार कई परिस्थितियां होती हैं, अच्छे को अच्छा भी कहा जाए और उससे बेहतर करने का दावा भी प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल शरद जी, ये जो बात बीजेपी की तरफ से आ रही है कि कुछ काम नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी दूसरे की लाइन छोटी देखने की बजाय अगर अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करेगी, बेहतर विकल्प रखेगी। कई दलीलें हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में जिस तरह से गिनाई हैं चीज़ें, तो आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। जी तो अगर बीजेपी अपनी लाइन बड़ी करेगी, अपना मॉडल रखेगी कि भाई हम कमलनाथ जी ने ये किया है, हम उससे इतने गुना इस तरीके का ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा रोजगार मुहैया कराएंगे, तो शायद ये उनके लिए बेहतर होगा, बजाय कि जो विकास हुआ है उस पर सवाल खड़े करने के। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। बहुत शुक्रिया करूंगा मनीष जी आपका। बहुत अब्बास हफीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ सेकंड, 5 सेकंड। इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेपी नड्डा जी आए थे छिंदवाड़ा में, वरिष्ठ नेता बीजेपी के अब दीपक सक्सेना जी, उन्होंने उनसे कहा मंच पे कि 20,000 करोड़ के काम अधूरे पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे ये काम करा दीजिए। विकास की बातें वहां पर अगर होंगी तो फिर ये बातें भी वहां पे आती हैं सामने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब। बहुत शुक्रिया करूंगा राजपाल सिसोदिया जी का। और फिर उसी दार्शनिक बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जो दार्शनिक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने जिस अंदाज में आज़ादी की लड़ाई का रिप्रेजेंटेशन किया और आज़ादी के तमाम दीवानों ने किया, जिसमें सबसे अच्छा तरीका ये था कि उसमें एक असहयोग तो था, लेकिन वो सविनय अवज्ञा था। सविनय अवज्ञा उसको कहा जाता है कि आप विनम्रता से किसी से असहमत होते हैं। भारतीय राजनीति का चरित्र ये रहा है और आज भी इसका पालन। हमने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत कड़वे और बहुत ही हल्के जुमले इस्तेमाल करते नहीं सुना, और इसी तरह कांग्रेस के भी नेताओं को। लेकिन कई बार ये लड़ाई जिस लेवल पर आ जाती है, वो लड़ाई ये बताती है कि आप अपने नंबर कम कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा भी कहिए और उससे और अच्छा करने का दावा पेश कीजिए।